नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में है। मौर्यकालीन प्रशासन को हम दो वीडियो में क्लियर कर पाएंगे। पहला जो आज कर रहे हैं, उसके बाद में सैनिक शासन के बारे में और बाकी जो चीजें रहेंगी उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज लगभग मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। पॉइंट पे चलते हैं अभी अपन। पॉइंट है मौर्यकालीन प्रशासन। देखिए दोस्तों, लास्ट तक देखोगे तो मैं निश्चित रूप से आपको एक चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दूंगा, क्योंकि इसमें याद करने लायक नहीं, समझने लायक चीज है। अगर आपने अंत तक देखा तो कन्फर्मली आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं। इसमें देखिए दो प्रकार, देखो किसी भी शासन में दो चीज होती है ना, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन, और फिर उसके नीचे का शासन। तो पहले तो हम ये शासन ही जानेंगे कि किस प्रकार से इसका डिवीजन था। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले केंद्रीय शासन के अंदर सबसे ऊपर कौन था? सम्राट। सम्राट किसके साथ मिलकर काम करता था? मंत्री परिषद के साथ मिलकर। मंत्री परिषद में अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्याएं हैं। कई जगह ये माना गया कि मौर्य काल में मंत्री परिषद में 12 थे, कई जगह 16 बताई गई, कई जगह 20 बताई गई, लेकिन ये कन्फर्म संख्या नहीं थी कि कितने सदस्य उसमें हुआ करते थे। लेकिन फिर भी आपको 3 आंकड़े जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन देकर के आपसे प्रश्न पूछ ले। तो 12, 16 और 20 ये मंत्री परिषद के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, सम्राट, उसकी मंत्री परिषद, उसके सदस्य। अब इनमें से 2 सदस्य ऐसे महत्वपूर्ण थे जिनकी नियुक्ति करने के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से एग्जाम लगा करती थी। अब वो कौन से हैं? मुख्यमंत्री और दूसरा पुरोहित। इन दोनों के लिए एक एग्जाम लगती है जिसे बुलाता था उपधा परीक्षण। बिल्कुल जैसे आजकल आईएएस की एग्जाम लगती है, अपनी यूपीएससी की एग्जाम लगती है, आरएएस की लगती है, वैसे ही बिल्कुल एग्जाम लेकर के सिस्टमेटिक मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति एग्जाम के थ्रू की जाती थी, और वो क्या कहलाता था? उपधा परीक्षण। अब उसका कोई ये तो है नहीं कि रिटर्न टेस्ट करता था, कुछ भी किसी प्रकार का, लेकिन एग्जाम लगती थी, ये कन्फर्म था। आगे हम चले। ये तो था क्या? सम्राट और उसके आसपास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात। अब इसके अधीन जो अधिकारी हुआ करते थे, उन अधिकारियों को क्या कहते थे? तो देखिए, अधिकारियों को नाम दिया गया तीर्थ या महामात्र नाम दिया गया, और ये हमें मालूम पड़ता है अर्थशास्त्र के अनुसार हमें जानकारी इस प्रकार की मिलती है। अब इनकी संख्या फिक्स थी, लेकिन ये फिक्स था, और इनकी संख्या कितनी थी? 18। हर जगह 18 ही संख्या हमारे को मालूम पड़ती है। अलग अलग जो विभिन्न स्रोत हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इसकी संख्या कितनी थी? 18 ही थी। तो ये कन्फर्म याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र के अनुसार, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के अनुसार। विशेष रूप से आपके किसके अनुसार पूछेगा? अर्थशास्त्र के अनुसार पूछेगा। और वही आपको कन्फर्मली ध्यान रखनी है कि अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। और तीर्थ का मतलब था अधिकारी। तीर्थ का दूसरा नाम क्या था? महामात्र। आगे चलते हैं इसके अंदर कि ये तो केंद्रीय शासन हो गया। अब केंद्रीय शासन के बाद प्रांतीय शासन, और प्रांतीय के बाद उसके नीचे का शासन कैसा था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रांतीय शासन को देखते हैं। प्रांतीय शासन को बोलते हैं चक्र। प्रांत को क्या कहा था? चक्र कहा था। अब ये कितने थे? मौर्य साम्राज्य में कितने चक्र हुआ करते थे? तो चक्रों की संख्या थी 5। ठीक है, किसके समय? अशोक के समय। अशोक के समय की बात है कि 5 चक्र उसमें थे, यानी प्रांत थे। अब बात आती है कि इसको संभालता कौन था, इसका प्रशासक कौन था? तो इसके प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। क्या कहा था? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय। अगला आता है फिर विषय, यानी प्रांत के बाद जो आता है वो क्या आता है? विषय आता है। अब विषय का जो मुखिया है उसे कहा जाता था विषयपति। क्या कहा जाता था? विषयपति। तो देखिए, प्रांत का मुखिया, सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रांत का मुखिया कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय, विषय का विषयपति, ये वैसे याद रह जाएगा। अगला आता है 10 गांवों का एक शासन। इसके बाद क्या था? 10 गांवों का एक शासन हुआ करता। 10 गांवों के ऊपर एक व्यक्ति शासन करता था, जिसे कहा जाता था गोप। ठीक है, गोप या गोपा। ठीक है ना, इस नाम से आपको उल्लेख इसमें मिलता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है ग्राम या ग्रामीक। ठीक है, ये भी इसी शासन का आखिरी पॉइंट के रूप में हमारे सामने आता है। ग्राम का मुखिया
ग्रामीण, ये आधारभूत संरचना थी। शासन गांव से लेकर के और केंद्र तक चला करता था। बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक रूप से शासन व्यवस्था थी। अब बात आती है कि जो 18 तीर्थ थे ना, वो 18 तीर्थ कौन कौन से थे उनको बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं इसमें। तीर्थ और महामात्र। तीर्थ और महामात्र की बात करें तो कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे। टोटल संख्या कितनी थी इनकी? 18 तीर्थ में सबसे पहले कौन? मंत्री। मंत्री किसे कहते थे? प्रधानमंत्री को। सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता था ना जो शासन का, जो 18 अधिकारी में, उस प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ये मंत्री कहा करते थे। उसके बाद इनके इन 18 अधिकारियों में जो धर्म और दान विभाग का काम संभालता था, उस धर्म वाले को पुरोहित जी कहते थे। उसके बाद जो सेना का प्रधान होता था उसे सेनापति कहते थे। जो राजा का पुत्र होता था उसे युवराज कहते थे। जो राजकीय द्वार का रक्षक होता था उसे द्वारिक कहते थे। उसके बाद जो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था उसे अंतर्वेदी। देखिए नाम से ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ में वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है वो बहुत ही हार्ड है, तो उनको ध्यान से देखने के जरूरी है। फिर उसके बाद में समाहर्ता, यह संग्रहण करता। देखो ये आ गया समाहर्ता। हर्ता मतलब हरण करने वाला। हरण किसका? पैसे का, इसलिए ये क्या हो गया? आय का संग्रह करता हो गया। उसके बाद सन्निधाता। दाता मतलब धारण करने वाला। किसको? जो पैसा लिया है उसको धारण करना है, तो कोषाध्यक्ष हो गया। फिर आता है प्रशासता। प्रशासता मतलब कारागार का अध्यक्ष, मतलब जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके ऊपर शासन करने वाला, वो हो गया प्रशासता, और इसलिए वो हो गया कारागार का अध्यक्ष। फिर प्रतिष्ठा, ये कमिश्नर था। सारे जो पुलिस व्यवस्था थी कमिश्नर कौन? प्रतिष्ठा मतलब दृष्टि रखने वाला, सबके ऊपर पर से दृष्टि रखने वाला प्रतिष्ठा हो गया। फिर और था नगर का कोतवाल जो था, उसे क्या कहा था? और मतलब पूरे नगर को, पूरे नगर को ध्यान रखने वाला और, तो वो क्या हो गया? नगर का कोतवाल। व्यावहारिक, ये न्यायाधीश हुआ करता था। व्यावहारिक क्या होता था? प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहता था? व्यवहारिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छी तरह समझेंगे। व्यवहारिक किसे कहते थे? मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है नायक। तो देखिए नगर की रक्षा का जो अध्यक्ष था उस व्यक्ति को नायक कहा जाता है। नय से नगर और नगर का नायक। ठीक। फिर कारखाना अध्यक्ष, कर्मांतिक। कारखाने में क्या होता है? कर्म होता है, इसलिए कर्मांतिक कहाँ होता था? कारखाना अध्यक्ष। फिर अध्यक्ष, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष, मंत्री परिषद जो थी उसका अध्यक्ष भी इसमें शामिल था। इसमें 18 तीर्थ में। फिर आता है दंडपाल, सेना का सामान एकत्रित करने वाला, मतलब दंडे एकत्रित करने वाला, वो दंड का पालन करने वाला, हथियारों का पालन करने वाला, क्या कहलाया? दंडपाल। फिर सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जो बाहर वाले जो सीमावर्ती दुर्ग हैं उनका रक्षक क्या था? उनका रक्षक क्या कहलाता था? अंतपाल, क्योंकि सीमा यानी अंत, तो अंत का पालन करने वाला, अंत स्थान का, तो वो क्या हो गया? अंतपाल हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। लगातार वीडियो देखते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना प्यार दिया। साथ ही आगे इसके लिए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे भेजें। जय हिंद, जय भारत।